हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको मेरा सब्जेक्ट है ओबीजी एंड उसमें टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो आप लोग जो घर पे बैठे हैं उन सब के लिए मैं आज ओबीजी स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो एंड आप लोग अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का जो टॉपिक है अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रो करवाना चाहती हूँ अपने टॉपिक से कि अपना टॉपिक है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है और कैसे। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या वर्क है आवर बॉडी के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मीन्स है कि आप लोग अपने समान सेम अपने जैसे ऑर्गन को पैदा करते हैं या उसको उत्पत्ति करते हैं, उसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो ये इसके अंदर अपने पढ़ेंगे कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 3 टाइप से मिलकर बना होता है। एक्सटर्नल, इंटरनल, एसेसरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 3 टाइप से मिलकर बना है, एक्सटर्नल, इंटरनल और एसेसरी ऑर्गन से। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से आते हैं, तो वो जैसे आएगा बलवा। इंटरनल ऑर्गन के अंदर वो ऑर्गन आते हैं जो अपने को नॉर्मली अपनी आई से इजीली सी आउट नहीं कर पाते हैं, लाइक यूट्रस, ओवेरी, वेजाइना, क्लाइटोरिस। एसेसरी के अंदर आता है ब्रेस्ट। तो इस तरह से ऑर्गन्स हैं फीमेल के अंदर। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम है वो 3 तरफ से मिलकर बना होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल और एसेसरी। तो आप लोग एक्सटर्नल के अंदर बलवा, इंटरनल के अंदर यूट्रस, ओवेरी, वेजाइना, क्लाइटोरिस एंड एसेसरी के अंदर आप ब्रेस्ट को पढ़ते हैं। तो आप इसे आगे इसके बाद अपन थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स का। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स का। तो इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आप लोग देखते हो कि नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह से होती है फीमेल की। तो देखिए, सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। तो ये क्या है, लेबिया मेजोरा, जिसके अंदर क्या आता है, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के बाद अंदर पढ़ेंगे हम लोग क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। देन आप पढ़ते हैं वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग आप इधर पढ़ते हैं हाइमन झिल्ली या हाइमन, यूरिथ्रा, तो ये ऑर्गन्स पढ़ते हैं। इन ऑर्गन्स के पढ़ने के बाद जो यहाँ पे हेयर्स पाए जाते हैं, जिस जगह पे वो हेयर्स दिखाई देते हैं उसे हम मोनोप्यूबिस बोला जाता है, मोनोप्यूबिस। उसके बाद देखिए एक इमेजिनरी लाइन निकलती है, उस इमेजिनरी लाइन को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो वो इमेजिनरी लाइन का मीन्स है कि वो आगे क्लाइटोरिस से होते हुए यहाँ पीछे लेबिया माइजोरा तक जाकर के मिलती है और इस तरह से एक ट्रायंगल बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं।
उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक लेबिया माइनोरा से इस तरह से ग्लैंड निकलती है, बार्थोनी ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, बार्थोनी ग्लैंड, जिसकी ओपनिंग वेजाइना के अंदर होती है, जिससे एक म्यूकस सब्सटेंस की तरह से सेक्रीशन होता रहता है। ये क्या है, बार्थोनी ग्लैंड, बार्थोनी ग्लैंड, जो यहाँ से होते हुए यानी कि लेबिया माइनोरा से होते हुए वेजाइना तक जाती है, जिसे हम बार्थोनी ग्लैंड कहते हैं। और इसी के पीछे यहाँ पे ये आपस में लेबिया माइनोरा ज्वाइन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्चिटल एरिया, फोर्चिटल एरिया, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, सम स्लोली सा, ताकि आप लोग थोड़ा रिमेम्बर कर सकें कि आप ऐसा कुछ पहले पढ़ चुके हैं, उसी से लेके है। और इसके बारे में ज़्यादा आपको एनाटॉमी की बुक के अंदर आपकी स्ट्रक्चर क्लियर हो चुकी है, तो आप वहाँ से इसे और अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो आज का अपना टॉपिक है उससे रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पढ़ते हैं यूट्रस। तो ये क्या पढ़ते हो आप लोग, यूट्रस। यूट्रस के अंदर आप लोग पढ़ोगे कि यूट्रस का सबसे पहले साइज कितना होता है, साइज कितना है उसका यूट्रस का, देखिए 7.5 इंटू 1.5 मीन्स इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर, और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस का मीन्स है इस तरह से, वो थिकनेस कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। उसी को अगर अपने शॉर्ट फॉर्म के अंदर लें आपस में, तो इनका कितना अनुपात देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि अगर आप इसको निकालेंगे तो इसका जो नॉर्मली निकलेगा रेशो वो कितना निकलेगा, कि इसकी चौड़ाई को आप कितना गुना मानते हो, कि इसकी चौड़ाई होती है, लंबाई होती है 3 गुना जिसकी चौड़ाई की, और चौड़ाई कितनी है 2, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी रह जाती है 1। ठीक है, यानी कि थिकनेस की उसकी 1 सेंटीमीटर रहेगी, और जो चौड़ाई है उसकी कितनी रहेगी, 2 सेंटीमीटर, लंबाई है वो कितनी रहेगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और mm में निकालें तो 7.5 mm उसकी चौड़ाई है, 5 mm उसकी क्या है, सॉरी 7.5 mm उसकी लंबाई है, 5 mm उसकी चौड़ाई है, 1.5 mm उसकी थिकनेस है। तो ये उसका क्या रहता है, यूट्रस का साइज रहता है। उसके बाद अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आप लोग अच्छे से इंट्रो में पढ़ चुके हो, जस्ट लेकिन मैं अपने मैचुरल साइकिल जो है वो टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो बता रही हूँ। तो देखिए कि यूट्रस इस तरह की शेप में कुछ होता है। तो इस यूट्रस के अंदर अपने पार्टों को अलग अलग पढ़े तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ क्या आती है, वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग से ऊपर की तरफ जाए तो हमें यहाँ पे सर्विक्स, ये कौन सी ओपनिंग आती है, सर्विक्स, जो यहाँ पे क्या होता है, सर्विक्स होती है। उसके बाद अगर ऊपर की तरफ जाए, इसको पूरे को बोला जाता है बॉडी, इसको फुल को क्या बोला जाता है, बॉडी। उसके बाद अगर ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ से कुछ उभरा हुआ पार्ट होता है, इस उभरे हुए पार्ट को हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं इसको, फंडस। इसी तरह इस फंडस को ही हम जो ज्यादा यानी कि थिकनेस वाला पार्ट होता है, लीन शॉर्ट होता है, उसे हम इस्टमस भी बोलते हैं। उसके बाद आता है इंटरस्टिशियल पार्ट। इंटरस्टिशियल पार्ट का मीन्स है इंटरस्टिशियल पार्ट। इंटरस्टिशियल पार्ट मीन्स ये नैरोइंग पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट। उसके बाद आता है एम्पुला। एम्पुला वो स्टेज होती है, यहाँ पे क्या होता है कि आप एम्पुला का मीन्स है, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, तो इसे हम बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला के बाद यहाँ पे आता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या होता है, इनफंडिबुलम। इसको पूरे को कंबाइंड रूप से अपन बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं पूरे को, इसको फैलोपियन ट्यूब। तो इसके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हो अच्छे से। ठीक है, और थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो आप लोग इसे भी कवर कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन इजीली और अच्छे से करवा दूंगी। लेकिन अपना आज का जो टॉपिक है अपन उसकी तरफ चलते हैं। तो
आज का अपना टॉपिक है वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, फाइनल एग्जाम्स के अंदर आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो साइकिल क्या है क्या नहीं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एवरी मंथ ओवेरी एंड यूट्रस में होने वाले चेंजेस को क्या बोलते हैं, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से आप लोग क्या पढ़े, मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि एवरी मंथ ओवेरी एंड यूट्रस के अंदर होने वाले जो चेंजेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो ये दो टाइप, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये दो टाइप से बांटा गया है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल टू टाइप्स में लिया गया है। नंबर 1 यूट्राइन साइकिल, नंबर 2 ओवेरियन साइकिल। थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए समझना, लेकिन बहुत ही इजीली आप इसको समझेंगे। देखिए कैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है, तो एवरी मंथ ओवेरी एंड यूट्रस के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल दो टाइप से लिए गए हैं, यूट्राइन साइकिल एंड ओवेरियन साइकिल। तो हम पढ़ेंगे यूट्राइन साइकिल के बारे में पहले कि यूट्राइन साइकिल क्या है। देखिए यूट्राइन साइकिल, यानी कि एवरी मंथ यूट्रस में होने वाले जो चेंजेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन साइकिल बोलते हैं। देखिए कौन से चेंजेस होते हैं यूट्रस के अंदर। एवरी मंथ यूट्रस के अंदर चेंजेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन साइकिल बोलते हैं। यूट्रस को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, सीरोसा या जिसे आप पेरीमेट्रियम बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। नंबर 2 कौन सी लेयर होती है, मायोमेट्रियम, जो किससे बनी होती है, मस्कुलर से या मसल से, जिसे हम मस्कुलर लेयर का नाम भी देते हैं। थर्ड वन लेयर आती है एंडोमेट्रियम। तो जो ये एंडोमेट्रियम लेयर है, इस लेयर का ही सारा फंक्शन रहता है। तो एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम लेयर कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, 3 लेयर से। एंडोमेट्रियम लेयर, तो ये जो लेयर है ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 बेसल, नंबर 2 स्पंजी, नंबर 3 कॉम्पैक्ट। नंबर 3 जो लेयर है वो कॉम्पैक्ट लेयर है। तो इस तरह से है, जो अंदर वाली लेयर होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, इस तरह से, जिसकी थिकनेस कितनी होती है, 10 mm। कितनी होती है, जिसकी थिकनेस 10 mm के करीब होती है, जिसकी थिकनेस। तो एवरी मंथ जो अपन यूट्राइन साइकिल पढ़ते हैं वो इसी लेयर का पढ़ते हैं। यूट्राइन की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसके अंदर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस किस तरह से होते हैं, बेसल लेयर जो सबसे पहली लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, कुछ इस तरह से। उसके बाद यही बेसल लेयर क्या है, स्पंजी लेयर के अंदर चेंज होती है। स्पंजी लेयर के अंदर चेंज होती है और यहाँ बेसल लेयर न्यू बनती है। देन क्या आती है, कॉम्पैक्ट लेयर।
कॉम्पैक्ट लेयर कौन सी लेयर होती है? जो बेसल से स्पंजी में चेंज हुई थी, वही स्पंजी से वो कॉम्पैक्ट लेयर के अंदर चेंज हो गई है। मीन सिर्फ एक ही लेयर है बेसल लेयर जो बनती है, और वो किससे बनती है? उसके बाद स्पंजी में चेंज होती है, स्पंजी से वो कॉम्पैक्ट में चेंज होती है। ये चीज थोड़ा प्लीज ध्यान में रखना कि क्या होती है कि एंडोमेट्रियम लेयर है जो 3 लेयर से मिलकर बनती है, बेसल, स्पंजी और कॉम्पैक्ट। लेकिन जो स्पंजी लेयर, जो बेसल लेयर है, उसी से क्या बनती है? स्पंजी लेयर उसी से बनती है कॉम्पैक्ट लेयर। यानी कि सिर्फ जो एंडोमेट्रियम की जो एक बेसल लेयर है वही क्या होती है? शेड ऑफ, यानी कि उसी को अपने बोलते हैं रीजनरेशन वाली लेयर। रीजनरेशन यानी कि यही लेयर है जिसका रीजनरेशन होता है एंड डीजनरेशन होता है। डीजनरेशन होता है मींस एक बेसल लेयर ही है जिसका डीजनरेशन और रीजनरेशन होता है। मींस एक बार टूटती है और एक बार ये बनती है, और इसी से क्या बनती है? स्पंजी लेयर, स्पंजी लेयर के बाद इसी से कॉम्पैक्ट लेयर बनती है। दोनों तरफ इसी तरह से, जैसे बेसल लेयर है, बेसल लेयर बाद में स्पंजी के अंदर चेंज होना स्टार्ट कर देती है और बेसल लेयर यूं बनती रहती है, फिर वो कॉम्पैक्ट में चेंज होती है और फिर बेसल से स्पंजी, स्पंजी से कॉम्पैक्ट, इस तरह से लेयर बनती है। तो जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात आती है और यूट्राइन साइकिल अगर अपने पढ़ रहे हैं तो यूट्राइन साइकिल के अंदर, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, यूट्राइन साइकिल के अंदर हम कहते हैं कि बेसल लेयर का रीजनरेशन एंड डीजनरेशन होता है। मींस इसके अंदर सिर्फ बेसल लेयर ही एक ऐसी लेयर होती है जो टूटती भी है और वापस नहीं बनती भी है, जिसकी शेडिंग ऑफ भी होती है एंड गेटिंग ऑफ भी होती है। यानी कि वो एक बार टूटना शुरू कर देती है तो दूसरी बार वो बनना स्टार्ट कर देती है। तो आप लोग इसी को बोलते हो यूट्राइन साइकिल, यानी कि एवरी मंथ बेसल लेयर एक बार टूटती है, फिर वो वापस से धीरे धीरे बनना स्टार्ट होती है। ऐसा किस लिए होता है? ये कुछ हार्मोन्स के कारण होता है। यानी कि आपकी ओवेरी के अंदर, सॉरी, जो कि ये कैसा होता है? क्योंकि ये ओवेरी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस के कारण जो हार्मोन्स आते हैं, उन हार्मोन से इसकी लेयर का रीजनरेशन, इसी लेयर का डीजनरेशन होता है। यानी कि टूटती भी है और ये एक बार बनती भी है। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस तरह से ये बनती है, कितने दिनों में ये बन जाती है और कितने दिनों में ये वापस से टूट जाती है। तो देखिए, ये यूट्रस, वजाइना। तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि एक बेसल लेयर ही ऐसी लेयर है जिसका रीजनरेशन, डीजनरेशन होता है। तो देखिए यूट्राइन साइकिल, यूट्राइन साइकिल में क्या होता है? यूट्रस के अंदर जो एवरी मंथ चेंजेस होते हैं उसे हम यूट्राइन साइकिल बोलते हैं। तो यूट्राइन साइकिल के अंदर यूट्रस की 3 लेयर्स को लिया जाता है। एंडोमेट्रियम, सॉरी, फर्स्ट वन लेयर आती है आपकी पेरीमेट्रियम, सेकंड वन आती है मायोमेट्रियम, थर्ड वन आती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की 3 लेयर ली है अपनों ने, बेसल लेयर, स्पंजी लेयर और कॉम्पैक्ट लेयर। और ये बेसल लेयर ही एक ऐसी लेयर होती है, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल इसी का रहता है कि ये बार बार हर मंथ टूटती है, हर मंथ नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि बेसल लेयर ही स्पंजी लेयर में या कॉम्पैक्ट लेयर में चेंज होती है। कहने को हम यूं भी कह सकते हैं कि ऊपर की लेयर टूटती है तो वो लेयर कौन सी होती है? कॉम्पैक्ट लेयर। बट हम इसको क्यों नहीं नाम लेते? क्योंकि ये बेसल लेयर से ही बनी हुई होती है, इसीलिए हम इसको ऐसे ही कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, यूट्राइन साइकिल में कौन सी ऐसी लेयर होती है जो रीजनरेशन, डीजनरेशन होता है, तो वो बेसल लेयर है, ना कि स्पंजी, ना ही वो कॉम्पैक्ट है। तो देखिए थोड़ा कैसे होता है। सबसे पहले जब क्या आता है, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? नॉर्मल ड्यूरेशन 28 से 35 दिन का होता है। 28 से 35 दिन मींस 28 या 35 दिन के बाद वापस से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है एंड वापस से वही प्रोसेस शुरू होती है। तो ये किस तरह से होता है? देखिए, सबसे पहले किसी फीमेल को अभी जस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुए हैं, मींस उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रोसेस खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद ये बनना स्टार्ट होती है लेयर। तो वापस से ये बनती कैसे है? तो ये लेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 से 5 दिन के बाद बनना स्टार्ट होती है। 4 से 5 दिन के बाद इस लेयर की जो थिकनेस होती है वो 1 mm तक बनती है। यानी कि 4 से 5 दिन के बाद ये 1 mm तक बन जाती है। 6 से 7 दिन के अंदर ये थिकनेस
2 से 3 mm बन जाती है, यानी कि ये थिकनेस इसी तरह से बढ़ती रहती है, ये स्पंजी में चेंज हो सकती है। उसके बाद क्या होता है कि 11 से 12 दिन के अंदर ये थिकनेस 3 से 8 mm तक बन जाती है, 7 से 8 mm तक बन जाती है। 12 से 18 दिन के अंदर ये थिकनेस 8 से 9 mm या किसी किसी में 10 mm तक बन जाती है। तो ये थिकनेस क्या होती है, तब कंप्लीट बन जाती है दोनों इस तरह से। तो ये लेयर्स क्या है, बन गई है। ये 18 दिन के अंदर कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है, इन लेयर्स की थिकनेस बन जाती है। अभी आप पूछ रहे होंगे कि ड्यूरेशन है वो 28 से 35 दिन का है, लेकिन ये तो बन गई 18 दिन में, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखिए ओवेरी के अंदर अपना जो फंक्शन है वो चलता रहता है। उस ओवेरी में से हार्मोन्स आते हैं जो इसको क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। इन हार्मोन्स को क्या करके रखते हैं, जो हार्मोन्स है वो इनकी जो थिकनेस है उसको यूं मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि इसको रीजनरेशन और इसका डीजनरेशन नहीं होने देते। मींस इस लेयर को ना टूटने देते हैं ना ही और आगे बढ़ने देते हैं। जब इतनी बन जाती है तो यहाँ से क्या होता है, 18 दिन के बाद तो एक इस तरह ये मेंटेन होने के बाद जब 28वां दिन स्टार्ट होता है, या 28 से 2 दिन पहले की बात है 26 की है, तो यहाँ से जो हार्मोन्स है वो धीरे धीरे कम होते हैं और प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है। तो प्रोजेस्टेरोन के कारण यहाँ से एक सेक्रीशन होता है, एक सेक्रीशन होता है, जिस सेक्रीशन जो म्यूकस, जिसे हम म्यूकस बोलते हैं, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, वो व्हाइट कलर का वो डिस्चार्ज होता है, जिसे वो एक सेक्रेटरी फेज के रूप में नाम दे दिया जाता है, जिससे म्यूकस अपने को बोलते हैं कि म्यूकस एक चिपचिपा लाइक लुब्रिकेंट और म्यूकस सा होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे ये क्या है, वही प्रोसेस है कि मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, बाकी का अपन बाद में करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो मेस्ट्रुअल साइकिल है, मैंने आपको बताया वो 2 तरह का होता है। नंबर 1 है मेस्ट्रुअल साइकिल यूट्राइन साइकिल में, दूसरा है ओवेरी के अंदर, यानी कि एवरी मंथ ओवेरी और यूट्रस के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसी को हम बोलते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल। डेफिनेशन क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बताया हम पढ़ेंगे यूट्राइन साइकिल के बाद पहले। तो पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन, यूट्राइन साइकिल। तो यूट्राइन साइकिल के अंदर मैंने बताया कि यूट्रस की अपनी 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की मैंने बताया कि 3 लेयर्स होती हैं, बेसल लेयर, स्पंजी लेयर, कॉम्पैक्ट लेयर। तो वो ये जो लेयर्स होती हैं एंडोमेट्रियम की, तो बेसल लेयर ही एक ऐसी लेयर होती है जिसका रीजनरेशन और डीजनरेशन होता है, यानी कि वो बनती भी है और उधड़ती भी है या टूटती भी है। तो बेसल लेयर ही स्पंजी लेयर में चेंज होती है और स्पंजी लेयर ही कॉम्पैक्ट लेयर में चेंज होती है। तो ये जो इनका जो चेंजअप चलता रहता है, इसीलिए हम इसको एक नाम, कॉमन एक नेम देते हैं, वो है बेसल लेयर। इसीलिए कहा जाता है कि मेस्ट्रुअल साइकिल में ओनली बेसल लेयर की क्या होती है, शेडिंग ऑफ और गेटिंग ऑफ होती है, यानी कि बनती है और वो टूटती है, रीजनरेशन और डीजनरेशन होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो इसका यूट्राइन साइकिल का जो नॉर्मल साइकिल है, मेस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, 28 से 35 दिन। इन 28 से 35 दिन के अंदर क्या होता है कि यूट्रस की जो लेयर है उसकी जो मोटाई है या उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती है, तो वो बढ़ के मेंटेन बनी रहती है। तो बढ़ती कैसे है कि जब किसी लेडीज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी खत्म हुआ है तो उसके 4 से 5 दिन के अंदर जो ओवेरी से हार्मोन्स आ रहे हैं उसके कारण इसकी थिकनेस कितनी बन जाती है, 1 mm तक। उसके बाद क्या आता है, 6 से 7 दिन, 6 से 7 दिन के अंदर यहाँ से हार्मोन और आने ज्यादा शुरू हो जाते हैं, इसकी थिकनेस बढ़ के 2 से 3 mm हो जाती है। 11 से 12 दिन के अंदर इसकी थिकनेस 7 से 8 mm हो जाती है और 12 से 18 दिन के अंदर इसकी थिकनेस कितनी हो जाती है, 809 mm। और नॉर्मली इसकी थिकनेस अपने लेते हैं कि 10 mm तक होती है। कई फीमेल के अंदर ये 10 mm तक बन जाती है, कईयों में 8 से 9 के अंदर रहती है। ये प्रोसेस 18 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है इतनी परसेंट। इस प्रोसेस का कंप्लीट 18 दिन में होने का जो रीजन है वो हम आगे ओवेरियन साइकिल के अंदर पढ़ लेंगे, या जब फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पढ़ते हैं। उसके बाद इस मोटाई को मेंटेन करने के लिए या थिकनेस को मेंटेन करने के लिए यहाँ ओवेरी से जो हार्मोन्स आते हैं वो उसको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। और एक म्यूकस लाइक सब्सटेंस है, ये लुब्रिकेंट है, वो डिस्चार्ज होता रहता है वो यहाँ से, ठीक है, वो व्हाइट कलर का होता है जो ये इसको मेंटेन करके रखा रखता है। तो आगे की जो प्रोसेस है यानी कि जो इसकी स्टेजेस है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ना, कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर पूछना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू।